हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग शोल्डर जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो शोल्डर जॉइंट है ये हमारे अपर लिम्ब का सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट है। एग्जाम में एक लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है क्योंकि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है ये सबसे ज्यादा मूवेबल होता है और सबसे ज्यादा डिसलोकेट होता है क्योंकि जो हमारी आर्टिकुलेशन होती है इस जॉइंट की वो बहुत शैलो होती है। तो अगर इसकी टाइप की बात करें तो ये साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। तो जैसा कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट है और ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा ह्यूमरस का हेमिस्फेरिकल हेड है और स्कैपुला के अंदर ये जो शैलो ग्लेनोइड कैविटी है ये आपस में आर्टिकुलेट करके ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट बनाते हैं। तो ह्यूमरस का हेमिस्फेरिकल हेड जो कि ग्लेनोइड कैविटी के कंपैरिजन में जो कि स्कैपुला के ऊपर प्रेजेंट होती है ये 3 टाइम्स बड़ा होता है। तो इस ग्लेनोइड कैविटी को थोड़ा सा डीप बनाने के लिए इस ग्लेनोइड कैविटी के मार्जिन पर एक लिगामेंट लगा होता है जो कि फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है जिसे हम लोग ग्लेनोइड लेब्रम कहते हैं। ये लार्ज हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ ह्यूमरस और शैलो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के बीच का जॉइंट है और इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होता है उसको डिपेंड करने के लिए हम लोग ग्लेनोइड लेब्रम इसकी मार्जिन पे लगा देते हैं। ग्लेनोइड लेब्रम क्या है? एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम है जो कि पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी से अटैच होती है। ये ट्रायंगुलर शेप की होती है और क्रॉस सेक्शन में और जो शैलो ग्लेनोइड कैविटी है उसको थोड़ा सा डीप कर देती है। तो ये जो मार्जिन होती है हमारी ग्लेनोइड कैविटी की, इसी मार्जिन पर हमारी ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम जो कि ग्लेनोइड लेब्रम कहते हैं वो इस कैविटी को थोड़ा सा डीप करने में हेल्प करती है। हम लोग बात करेंगे लिगामेंट्स की। होती है किसी भी जॉइंट की वो लिगामेंट से होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट की अगर हम लोग अटैचमेंट की बात करें तो मीडियली अटैच होता है पेरिफेरल मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी से आउटसाइड द ग्लेनोइड लेब्रम। सुपरा ग्लेनोइड टुबरकल जो कि इंट्रास्केपुलर होता है, कैप्सूल के अंदर होता है। तो जैसा कि ये हमारा कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट का जो कि मीडियली अटैच है इस पेरिफेरल मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी के इस ग्लेनोइड लेब्रम के बाहर की तरफ। और जो हमारा सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल होता है जो कि ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर पाया जाता है, इससे ये हमारा जॉइंट कैप्सूल मीडियली अटैच होता है। और लेटरली जो अटैच होता है ये एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे होता है, एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड वेयर डिसेंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर ऑन द शाफ्ट अप टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो जैसा कि हमारे ह्यूमरस की 3 नेक होती हैं, एनाटॉमिकल नेक होती है, दूसरी सर्जिकल नेक होती है और सर्जिकल नेक के 2 सेंटीमीटर ऊपर मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है। तो जो एनाटॉमिकल नेक है ह्यूमरस की, यहां पर भी ये ग्लेनोइड ये कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट अटैच होता है लेटरली एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड वेयर 2 to 3 सेंटीमीटर। तो जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है उसके 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर ये अटैच नहीं होता है। तो ये मीडियली अटैचमेंट अगर इसका देखें तो ग्लेनोइड कैविटी की मार्जिन पर ग्लेनोइड लेब्रम के ऊपर और जो सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल है उससे अटैच होता है जो कि इंट्रा कैप्सुलर पाया जाता है, कैप्सूल के अंदर सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल पाया जाता है। लेटरली अगर अटैचमेंट देखें तो एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के ऊपर और सर्जिकल नेक से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ये जॉइंट कैप्सूल अटैच होता है। कुछ मसल्स हैं जो कि इस कैप्सूल को स्ट्रेंथन करती हैं। तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो कैप्सूल है हमारा ये बहुत लूज होता है, इसमें लैक्सिटी पाई जाती है, लेकिन इसे एक मस्कुलो टेंडिनस कफ यानी 4 मसल्स के टेंडन से कफ बनता है जिसे हम लोग रोटेटर कफ कहते हैं जो कि इस जॉइंट कैप्सूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो 4 मसल्स उसमें इन्वॉल्व होती है, सुप्रास्पाइनेटस अबव, सबस्कैपुलारिस फ्रंट में और इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर बिहाइंड। तो जैसे कि ऊपर की तरफ से सुप्रास्पाइनेटस, पीछे की तरफ से इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा कि ऊपर की तरफ से सुप्रास्पाइनेटस, पीछे की तरफ से इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर और सामने की तरफ से सबस्कैपुलारिस। ये 4 मसल्स जो होती हैं हमारी ये मस्कुलो टेंडिनस कफ बनाती हैं और इस शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये चारों मसल्स के टेंडन मिलकर के मस्कुलो टेंडिनस कफ बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी ओपनिंग पाई जाती है इस कैप्सूल में। तो इसमें 2 ओपनिंग पाई जाती हैं,
फ्रंट में अगर हम लोग देखें जो ओपनिंग पाई जाती है सब स्कैपुलर बर्सा से कम्युनिकेट करती है। तो जैसा कि ये हमारा जॉइंट कैप्सूल है और इस कैप्सूल के जो फ्रंट में ओपनिंग पाई जाती थी ये सब स्कैपुलर बर्सा से कम्युनिकेट करती है। दूसरी ओपनिंग पाई जाती है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के ऊपर, जो कि पैसेज प्रोवाइड करती है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रेकाई। ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है जो ह्यूमरस का, में ये ओपनिंग पाई जाती है और इसी ओपनिंग से जो हमारा लॉन्ग हेड होता है ट्राइसेप्स ब्रेकाई का, वो इसी सल्कस से होकर के और सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे जाकर के इंसर्ट हो जाता है। वो आता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये लिगामेंट जो बाइसिपिटल ग्रूव है या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है उसको ब्रिज करता है। तो जैसा कि ये हमारा ह्यूमरस बोन है और इसमें ये जो ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस पाया जाता है जिसे हम लोग बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। इस ग्रूव को ऊपर से ब्रिज करता है जो लिगामेंट, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स यानी ट्रांसवर्सली होता है और ह्यूमरल यानी ह्यूमरस में होता है, तो इसके नाम से हम लोग याद रख सकते हैं। दूसरा लिगामेंट है ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, यानी ग्लेनोइड कैविटी से ह्यूमरस को जोड़ता है। तो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल की थिकनिंग होती है और जब हम लोग कैप्सूल को एक्सपोज करते हैं तो ये पीछे की तरफ से दिखाई पड़ता है। इनके 3 नंबर में होते हैं सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट अकॉर्डिंग टू इस लोकेशन। तो जैसा कि ये हमारे ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स हैं और ये सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट है जो कि ग्लेनोइड कैविटी को ह्यूमरस से जोड़ता है, मिडल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तो सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट ये कैप्सूल की थिकनिंग होती है, जब हम लोग कैप्सूल को हटाते हैं तब ये दिखाई पड़ते हैं। फिर आते हैं कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। नाम से पता चल रहा है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के ह्यूमरस से जोड़ते हैं। ये एक चौड़ा फाइब्रस बैंड है जो कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द जॉइंट पर पाया जाता है। ये बेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस तक के लगा होता है। तो जैसा कि ये हमारा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट है, ये स्कैपुला बोन है और ये स्कैपुला बोन का कोराकोइड प्रोसेस है। तो इस कोराकोइड प्रोसेस को ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस से जोड़ता। तो ये लिगामेंट शुरू होता है बेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से और आकर के अटैच होता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस को। तो इसे हम लोग कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है। फिर आता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। नाम से पता चल रहा है कि कोराकोइड प्रोसेस को एक्रोमियन प्रोसेस से जोड़ता है। ये लेटरल साइड ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से लेकर के मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन तक के आता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला का और ये कोराकोइड प्रोसेस है। इसके बीच में जो लिगामेंट लगता है वो होता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। लेटरल साइड ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से शुरू होता है और मीडियल साइड ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस पे आकर के अटैच हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के रिलेशन में। शोल्डर जॉइंट के रिलेशन में क्या सवाल आता है कि या तो डायग्राम बनाने को पूछ लेते हैं और डायग्राम भी बनाने देते हैं और इन्यूमरेट करने को भी पूछते हैं। अगर आपको वो सवाल ये दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर अंडर द कवर ऑफ द डेल्टॉइड मसल और या फिर रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो दोनों के आंसर में आपको यही डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम लोग सुपीरियर रिलेशन अगर देखें तो सुपीरियर रिलेशन में आता है एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। ये एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट मिलकर के बनाते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च। फिर इस कोराकोइड एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक बर्सा पाया जाता है। बर्सा क्या है? ये फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जॉइंट्स के पास प्रेजेंट होते हैं। तो जहां जहां मूवमेंट होती है तो ये बर्सा इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि यहां पर फ्रिक्शन ना हो और जॉइंट जो है हमारे इजीली मूव कर सकें। तो ये सब एक्रोमियल बर्सा इस एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे पाया जाता है। ये भी इसका सुपीरियर रिलेशन बनाता है। सुप्रास्पाइनेटस मसल ये भी शोल्डर जॉइंट का सुपीरियर रिलेशन बनाता है और जो डेल्टॉइड मसल के सुपीरियर फाइबर हैं ये भी सुपीरियर रिलेशन बनाते हैं। और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ट्राइसेप्स का जो टेंडन है ये भी शोल्डर जॉइंट का सुपीरियर रिलेशन बनाता है। तो सुपीरियर रिलेशन में इसके एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और कोराकोइड प्रोसेस ये मिलकर के बनाते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च,
एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो बर्सा है उसे कहते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा के नीचे सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन, डेल्टॉइड मसल के सुपीरियर फाइबर और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन, ये इसका सुपीरियर रिलेशन बनाता है। अगर इंफीरियर रिलेशन में हम लोग देखें तो इंफीरियर रिलेशन में आएगी एक्सिलरी नर्व, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। तो जो एक्सिलरी नर्व है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स भी इसका इंफीरियर रिलेशन बनाते हैं। एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर रिलेशन में आएगा डेल्टॉइड मसल के एंटीरियर फाइबर तो ब्रेकियालिस और लॉन्ग हेड ऑफ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन, सब स्कैपुलर बर्सा जो कि सब स्कैपुलरिस मसल के नीचे पाया जाता है, सब स्कैपुलरिस मसल और पेक्टोरालिस मेजर मसल, ये इसका एंटीरियर रिलेशन बनाते हैं। अगर पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो डेल्टॉइड मसल, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर मसल, तो ये तीन चीजें इसके पोस्टीरियर रिलेशन बनाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि सुपीरियरली कोरेकोएक्रोमियल आर्च, सबएक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई जो कि इंट्रा कैप्सुलर होता है, कैप्सूल के अंदर होता है, जो कि कैप्सूल की ओपनिंग से सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर जाकर के इंसर्ट हो जाता है डेल्टॉइड मसल। फिर एंटीरियर रिलेशन में सबस्कैपुलरिस, कोरेकोब्रेकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और डेल्टॉइड मसल। पोस्टीरियर रिलेशन में तीन चीजें, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और डेल्टॉइड। इंफीरियर रिलेशन में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। तो इस शोल्डर जॉइंट के लोकेशन आपको इसी डायग्राम से याद करना है और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको यही डायग्राम बना के आ जाना है और ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम है तो आपको ये रिलेशंस इस तरह से लिख देने हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आती है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई से तीन नर्व सप्लाई करती हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो हमने जनरल एनाटॉमी में एक लॉ पढ़ा था जिसे कहते हैं हिल्टन्स लॉ। तो उस लॉ ने ये कहा कि अगर कोई भी ज्वाइंट है और उस ज्वाइंट के पास से कोई नर्व निकल रही है तो वो उस ज्वाइंट को सप्लाई जरूर करती है। तो जो नर्व होती है उसकी ज्वाइंट से बहुत दोस्ती होती है, अगर वो किसी भी ज्वाइंट के पास से गुजरती है तो उसको सप्लाई जरूर करती है। तो यहां पर सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है शोल्डर जॉइंट को। फिर आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, सुप्रास्कैपुलर वेसल्स और सब स्कैपुलर वेसल्स। और वेसल्स जहां पर आती हैं वहां पर आर्टरी और वेन दोनों की बात होती है। फिर आती है मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है? जब हम लोग अपने आर्म को फॉरवर्ड और मीडियली मूव करते हैं तो ये होता है शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन, और वो होता है इस एक्सिस पर, हल्का सा 45 डिग्री एक्सिस पर होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता। फ्लेक्शन करवाती है पेक्टोरालिस मेजर मसल, उसके क्लेविकुलर फाइबर जो कि लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है। डेल्टॉइड मसल के एंटीरियर फाइबर जिसे एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। कोरेकोब्रेकियालिस जिसे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। फिर अगर एक्सटेंशन की बात करें, शोल्डर जॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है कि जब हम लोग अपने आर्म को बैकवर्ड और लेटरली लेकर जाते हैं तो ये शोल्डर जॉइंट का एक्सटेंशन होता है, और ये भी बैकवर्ड होता है और लेटरली होता है, पूरा पूरा स्ट्रेट बैकवर्ड नहीं होता, एक एंगल पर होता है। तो एक्सटेंशन करवाती हैं डेल्टॉइड की पोस्टीरियर फाइबर, टेरिस मेजर मसल और लैटिसिमस डॉर्साई। डेल्टॉइड को सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व, टेरिस मेजर को करती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व और लैटिसिमस डॉर्साई को करती है थोरैकोडोर्सल नर्व। फिर आता है एबडक्शन। तो जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट होती हैं वो इस एक्सिस पर होती हैं। जो फ्लेक्शन होता है फॉरवर्ड एंड मीडियली होता है, एक्सटेंशन होता है बैकवर्ड एंड लेटरली होता है। फिर उसी के परपेंडिकुलर एक्सिस पर इसका एबडक्शन और एडक्शन होता है। तो उसी के परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम लोग जब एबडक्शन और एडक्शन करवाते हैं, एबडक्शन क्या है कि जब हम लोग अपने आर्म को ट्रंक से दूर लेके जाते हैं, एडक्शन आर्म को ट्रंक से पास लेके। तो एबडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आर्म को हम लोग ट्रंक से अवे लेकर के जाते हैं, और एक्सिस क्या होती है कि फॉरवर्ड और लेटरली होती है, एकदम स्ट्रेट लेटरल नहीं होता है, एक एंगल पर होता है, परपेंडिकुलर टू दी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सिस। तो एबडक्शन की शुरुआत करवाता है सुप्रास्पाइनेटस जो कि 1 से 15 डिग्री तक के एबडक्शन करवाता है। फिर 15 से 90 डिग्री तक के
जो एक्रोमियन फाइबर या मिडल फाइबर होते हैं डेल्टॉइड के वो करवाते हैं। फिर 90 से 120 डिग्री तक के सेरेटस एंटीरियर एब्डक्शन करवाता है। फिर 120 से लेकर के 180 तक के सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस मसल दोनों एब्डक्शन करवाते हैं। एब्डक्शन जैसा कि सुप्रास्पाइनेटस इनिशिएट करता है 0 से 15 डिग्री तक, उसके बाद एक्रोमियल फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल एब्डक्शन करवाते हैं 90 डिग्री तक। तो सुप्रास्पाइनेटस को सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है और डेल्टॉइड मसल को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। फिर आता है एडक्शन, जो होता है शोल्डर जॉइंट का। इस एबडक्शन को जो हम लोग वापस करते हैं, यानी जो हम लोग एबडक्शन किए थे अपने आर्म को ट्रंक से दूर लेके गए थे, फिर आर्म को ट्रंक के पास लेकर के आते, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि आर्म को हम लोग ट्रंक के पास लेके आते हैं, ये होता है एबडक्शन। इस एबडक्शन में पेक्टोरालिस मेजर मसल इन्वॉल्व होती है जिसे मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है, और लेटिसिमस डॉर्साई मसल इन्वॉल्व होती है जिसे थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है। फिर आता है मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। तो अगर हम लोग मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन देखें तो हम लोग सबसे पहले अपने एल्बो जॉइंट को सेमी फ्लेक्स करते हैं, फिर अपने हैंड का मूवमेंट अगर लेटरल की तरफ लेके जाते हैं तो लेटरल रोटेशन होता है, अगर मीडियल की तरफ लेकर के आते हैं तो मीडियल रोटेशन होता है। तो लेटरल रोटेशन में हम लोग हैंड को लेटरली लेके जाते हैं सेमी फ्लेक्स्ड एल्बो वाली पोजीशन में, और मीडियल रोटेशन में हम लोग मीडियली लेकर के आते हैं अपने हैंड को। तो ये है लेटरल और मीडियल रोटेशन करवाती है पेक्टोरालिस मेजर मसल, डेल्टॉइड मसल, टेरिस मेजर मसल और लेटिसिमस डॉर्साई मसल। जैसा कि नर्व सप्लाई आपको याद हो गई होगी, पेक्टोरालिस मेजर को लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व, डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर को एक्सिलरी नर्व, टेरिस मेजर को लोअर सब स्कैपुलर नर्व और लेटिसिमस डॉर्साई को थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है। लेटरल रोटेशन करवाती है इस इंफ्रास्पाइनेटस जो कि सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, डेल्टॉइड मसल के पोस्टीरियर फाइबर जो कि एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, टेरिस माइनर जो कि एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। तो एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड मसल और टेरिस माइनर को सप्लाई करती है, और ये दोनों की दोनों मसल लेटरल रोटेशन करवाती हैं। फिर आते हैं साइनोवियल बर्सा रिलेटेड टू दी शोल्डर जॉइंट। बर्सा क्या होते हैं? ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, और जहां भी मूवमेंट होती है हमारे बॉडी में और वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और फाइन मूवमेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले आता है सब स्कैपुलर बर्सा। सब स्कैपुलर बर्सा सब स्कैपुलरिस मसल के डीप में पाया जाता है, और ये ज्वाइंट कैविटी से कम्युनिकेट करता है थ्रू अ गैप बिटवीन दी सुपीरियर एंड मिडल गिलिनो ह्यूमरल लिगामेंट। जैसा कि ये हमारा सब स्कैपुलर बर्सा है जो कि सब स्कैपुलरिस मसल के नीचे पाया जाता है, और यहाँ पर सुपीरियर और मिडल गिलिनो ह्यूमरल लिगामेंट पाए जाते हैं। इस लिगामेंट से ये कम्युनिकेट करता है। तो जो ज्वाइंट कैप्सूल के अंदर ओपनिंग होती है, इस ज्वाइंट कैप्सूल की ओपनिंग के थ्रू ये सुपीरियर और मिडल गिलिनो ह्यूमरल लिगामेंट से कम्युनिकेट करता है। फिर आता है सब एक्रोमियल बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा एक्रोमियन प्रोसेस के डीप में पाया जाता है और डेल्टॉइड मसल के ऊपर पाया जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट साइनोवियल बर्सा है हमारी बॉडी का। तो जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस होता है स्कैपुला का, उसके नीचे सब एक्रोमियल बर्सा पाया जाता है, तो और सुप्रास्पाइनेटस मसल के ऊपर पाया जाता है। तो ये सब एक्रोमियल बर्सा सबसे लार्जेस्ट बर्सा होता है हमारे पूरी बॉडी का। और भी बर्सा पाए जाते हैं इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस मेजर के टेंडन के बीच में, कोराकॉइड प्रोसेस और जॉइंट कैप्सूल के बीच में, टेरिस माइनर और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई के। फिर आता है कोरेको एक्रोमियल आर्च। एक बोनी फाइब्रस आर्च है जो कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर पाया जाता है। इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और एक्रोमियन प्रोसेस। तो जैसा कि ये कोरेको एक्रोमियल आर्च है जो कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और इसके बीच में जो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट होता है, ये मिलकर के तीनों ये बनाते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च। तो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो है एक फ्लैट ट्रायंगुलर लिगामेंट है जो कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस से लेकर के एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन तक के और लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस पर जाकर के जुड़ता है। तो एक ट्रायंगुलर लिगामेंट है जिसका जो थिन बॉर्डर होता है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस से आता है, और जो ब्रॉड एंड इसका होता है ये कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर जाकर के
अटैच होता है कोराकोइड प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर पर। आर्च के नीचे सुप्रास्पाइनेटस मसल पाई जाती है और ऊपर जो है हेड ऑफ ह्यूमरस ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस का इंसर्शन होता है। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि ये आर्च जो हमारी है, इस आर्च के नीचे ये सुप्रास्पाइनेटस मसल पाई जाती है और ये सुप्रास्पाइनेटस मसल जाकर के इस ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पर इंसर्ट हो जाती है। तो जो कोरेकोएक्रोमियल आर्च है सुप्रास्पाइनेटस मसल से सेपरेट है कोरेकोएक्रोमियल बर्सा से, जो कि फ्रीली मूवमेंट करवाती है सुप्रास्पाइनेटस की जब भी शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट होती है। तो जैसा कि ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, कोरेकोएक्रोमियल आर्च है पूरा और ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है। तो इस कोरेकोएक्रोमियल आर्च को सुप्रास्पाइनेटस मसल से ये सब एक्रोमियल बर्सा जो है ये सेपरेट करता है और ये बर्सा शोल्डर जॉइंट के फ्रीली मूवमेंट में और सुप्रास्पाइनेटस मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो जब भी सुप्रास्पाइनेटस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये बहुत ही फाइन मूवमेंट होती है और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। अगर अप्लाइड एनाटॉमी देखें तो कोरेकोएक्रोमियल आर्च जो है हमारा ये एक सेकेंडरी सॉकेट की तरह एक्ट करता है शोल्डर जॉइंट में। फिर आता है एबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अगर एबडक्शन की हम लोग बात करें शोल्डर जॉइंट में तो ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है। बोथ प्राइम मूवर और साइनर्जिड्स के परफॉर्मेंस से ये कंजॉइंट एक्शन हो पाता है। प्राइम मूवर क्या है? जो डेल्टोइड के मिडल फाइबर और सुप्रास्पाइनेटस हैं जो कि शुरुआत करते हैं एबडक्शन की, और जो साइनर्जिड मसल हैं जैसे कि सबस्कैपुलारिस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर मसल हैं, ये इसके साइनर्जिड्स हैं। तो इन सारी मसल्स के कंजॉइंट एक्शन से एबडक्शन होता है शोल्डर जॉइंट का। हम लोग अगर इवेंट्स देखें तो सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल रेंज ऑफ द एबडक्शन एट द शोल्डर जॉइंट इज 60 डिग्री। तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, एबडक्शन क्या है कि आर्म को ट्रंक से दूर लेके जाना, यानी इस ह्यूमरस को स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से दूर लेके जाना। नॉर्मल रेंज है उसकी 60 डिग्री है। तो जब ह्यूमरस मीडियली रोटेट करता है तब उसकी रेंज ऑफ एबडक्शन जो है 90 डिग्री हो जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि जब एबडक्शन 90 डिग्री होता है तो ह्यूमरस के हेड पर जितने भी आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो सारे के सारे यूज हो जाते हैं और ह्यूमरस मीडियली रोटेशन करने के बाद ऐसे 90 डिग्री एबडक्ट करता। फिर जब ह्यूमरस जो है हमारा मूव करता है इन द प्लेन ऑफ द बॉडी ऑफ स्कैपुला, तब उसकी रेंज इंक्रीज होकर के 120 डिग्री हो जाती है। तो इन द प्लेन ऑफ द बॉडी ऑफ स्कैपुला जब मूव किया ह्यूमरस तो एबडक्शन हुआ 120 डिग्री का। तो इसमें मोर ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ ग्लेनोइड कैविटी मेड अवेलेबल फॉर द बिलो टू अबव। तो जो ग्लेनोइड कैविटी का आर्टिकुलर सरफेस है वो इसको हेल्प करता है नीचे से ऊपर की तरफ जाने में, 120 डिग्री का एबडक्शन करने में। फिर उसके बाद स्कैपुलर रोटेशन होती है, अकाउंट्स फॉर दी लास्ट 60 डिग्री एबडक्शन। तो जब ह्यूमरस लेटरली रोटेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त इस पर इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर मसल का, तो उसकी रेंज जो है इंक्रीज होकर के 180 डिग्री हो जाती है। तो फिर जब ह्यूमरस लेटरली रोटेट करता है और जो एबडक्शन उसकी हुई होती है 180 डिग्री होती है। 120 डिग्री ह्यूमरस करवाता है शोल्डर जॉइंट से और 60 डिग्री जो होती है वो स्कैपुला की मूवमेंट होती है शोल्डर जॉइंट के लेवल पर, तब ये ह्यूमरस 180 डिग्री पर एबडक्ट करता है। तो अगर हम लोग टोटल एलिवेशन देखें तो ह्यूमरस 120 डिग्री उठता है शोल्डर जॉइंट से, स्कैपुला उठाता है 60 डिग्री जो कि शोल्डर जॉइंट के गर्डल्स होते हैं। तो इन 15 डिग्री एलिवेशन में शोल्डर जॉइंट कंट्रीब्यूट्स 10 डिग्री और गर्डल जॉइंट कंट्रीब्यूट्स 5 डिग्री इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अब अगर हम लोग क्लिनिकल कोरिलेशन देखें इसका, तो जो शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन होती है ये बहुत कॉमन होती है अदर जॉइंट के कंपैरिजन में। जो हमारा कैप्सूल है जो शोल्डर जॉइंट का, ये उसमें बहुत सारी लेक्सिटी पाई जाती है और जो आर्टिकुलर सरफेस है उसका जो एरिया भी होता है डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो जो ह्यूमरस का हेमिस्फेरिकल हेड होता है वो 3 टाइम्स लार्ज होता है स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से। इस कारण भी डिसलोकेशन जो शोल्डर जॉइंट का होता है ये कॉमन होता है। तो जो डिसलोकेशन है शोल्डर जॉइंट का एंटीरियर मोस्ट कॉमन होता है, देन पोस्टीरियर।
तो डिसलोकेशन एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है एंटीरियर डिसलोकेशन, एब्डक्टेड आर्म में होता है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि जो हेड है ह्यूमरस का वो लोअर अनसपोर्टेड पार्ट ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट पर प्रेस हो जाता है। तो जो ऑलमोस्ट वे है डिसलोकेशन का वो प्राइमरीली सबग्लिनोइड होता है, यानी ग्लिनोइड कैविटी के नीचे। तो इस डिसलोकेशन की वजह से एक्सिलरी नर्व जो है इंडेंजर्ड होती है, यानी उसकी वजह से एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, क्योंकि जो एक्सिलरी नर्व है हमारी लोअर पार्ट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल से होती है। तो जैसा कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट है और इसमें जो डिसलोकेशन एंटीरियरली इसलिए कॉमन है क्योंकि शोल्डर जॉइंट एंटीरियरली बहुत लेग्जिट होता है, तो एंटीरियर डिसलोकेशन इसमें कॉमन होती है। और एंटीरियर डिसलोकेशन कॉमन होने की वजह से जो एक्सिलरी नर्व है जो कि इस सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से रिलेशन बनाती है वो डैमेज हो सकती है, उसका कंप्रेशन हो सकता है। फिर आता है ऑप्टिमम एल्टीट्यूड। तो ऑप्टिमम एल्टीट्यूड बेस्ट पोजीशन है शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट में इंजरी या डिजीज होती है तो जॉइंट में एनकाइलोसिस हो जाता है, यानी जॉइंट जो है वो जमने का रिस्क होता है उसमें। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, शोल्डर के एक स्पेशल पोजीशन में रखते हैं। इस पोजीशन में आर्म को बॉडी से 40 to 90 डिग्री तक स्लाइड में एब्डक्शन किया जाता है। तो हाथ का थोड़ा सा साइड उठा के रखते हैं ताकि जॉइंट स्टिफ ना हो। तो ये ऑप्टिमम एल्टीट्यूड इसीलिए करते हैं ताकि स्टिफनेस से बचा जाए। फिर आता है एस्पिरेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जॉइंट से फ्लूइड को निकालना। तो कभी कभी शोल्डर जॉइंट में फ्लूइड या कोई भी पस या ब्लड जमा हो जाता है, उसको नीडल या किसी सिरिंज से निकालने के लिए हम लोग दो मेन जगह का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट साइड से अगर एंटीरियर अप्रोच करें तो डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल पाया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग पस को या किसी ब्लड को ड्रेन करते हैं। साइड में जो लेटरल अप्रोच होता है उसका एक्रोमियन, जो शोल्डर का ऊपर वाला बोनी पार्ट होता है उसके जस्ट नीचे से करते हैं। तो जैसा कि अगर कोई पस जम जाता है तो एंटीरियर साइड से डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल से हम लोग अप्रोच करते हैं और साइड से हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे से एस्पिरेशन करते हैं। आता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक कंडीशन है जिसमें शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है और बहुत पेन होता है और जो मूवमेंट है वो भी लिमिटेड हो जाती है। तो इसमें पैथोलॉजी क्या होती है कि शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है वो थिक और टाइट हो जाता है और जो फाइब्रस टिश्यू है उसमें स्कार इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एडहेशन है स्टिकिंग हो जाती है, जॉइंट्स बिकम स्टिफ और जॉइंट जो है स्टिफ हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो जॉइंट्स जम जाते हैं। तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये 40 से 60 साल के लोगों में मोस्टली पाया जाता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शोल्डर पेन और स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट की और शोल्डर की मूवमेंट में डिफिकल्टी आती है। तो इसमें एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन और मीडियल रोटेशन अफेक्टेड होते हैं। तो जितनी भी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसमें कैप्सूल टाइट हो जाता है और एडहेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट स्टिफ हो जाता है, पेन होती है और मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और मिडल एज में 40 to 60 ईयर वाले एज में ये कॉमन है। तो शोल्डर जॉइंट में फ्रोजन शोल्डर इज ए कॉमन कंडीशन ऑफ द पेनफुल स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट ड्यू टू द फाइब्रस और एडहेशंस ऑफ द शोल्डर जॉइंट कैप्सूल। तो कोई भी फाइब्रोसिस या एडहेशन हो जाए शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल में जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो इसे हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो कुछ सराउंडिंग मसल्स हैं जो कि डिसयूज और एट्रोफी शो करती हैं, जिससे तो अगर इन मसल्स की एट्रोफी हो जाती है तो सेल्फ लिमिटिंग या पेशेंट को रिकवर करने के लिए 2 साल तक की अगर फिजियोथेरेपी कर दी जाए या उससे जल्दी भी ठीक हो सकता है। फिर आता है कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस। इसमें क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कैल्सिफिकेशन हो जाता है सब एक्रोमियल बर्सा का, जिसकी वजह से कैल्सिफिक स्कैपुलोह्यूमरल बर्साइटिस हो जाती है। तो इसमें कैल्सिफाइड सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन जो हैं वो सब एक्रोमियल बर्साइटिस कॉज करते हैं। सब एक्रोमियल बर्सा में
इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर आता है ग्लिनोइड लेबरम टीयर्स। तो जो ग्लिनोइड लेबरम है हमारा, ये कॉमन एथलीट्स में टीयर्स हो जाता है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ दिस शोल्डर जॉइंट, यानी उनका शोल्डर जो है इनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये ग्लिनोइड लेबरम टीयर हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है और जो मूवमेंट होती है शोल्डर जॉइंट की तो उसमें बड़ी डिफिकल्टी आती है। फिर आता है शोल्डर टिप पेन। तो अगर पेरिटोनियम के अंदर कोई भी इरिटेशन होती है डायाफ्राम में या सराउंडिंग पैथोलॉजी में तो रिफर्ड पेन कॉज करता है शोल्डर के ऊपर। तो इसकी वजह से अगर फ्रेनिक नर्व जो है वो इंपल्स लेकर के जाती है पेरिटोनियम में और सुप्राक्लेविकुलर नर्व में, जो कि स्किन ओवर द शोल्डर बोथ अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल सेगमेंट C3 C4। तो जो गैल ब्लैडर का अगर पेन होता है तो वो राइट शोल्डर पे होता है, और अगर स्प्लीन का पेन होता है वो लेफ्ट शोल्डर पे होता है। तो ये था हमारा शोल्डर जॉइंट और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। शोल्डर जॉइंट लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर में इसके मस्कुलोटेंडिनस कफ या शोल्डर जॉइंट के रिलेशन या इसके लिगामेंट्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपर लिम्ब एनाटॉमी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।